नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 जिले 22 खबरें। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को पंचकूला के ताव देवीलाल स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जरिए की जा रही तैयारियों का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकूला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण के सफल आयोजन के लिए 31 दिसंबर तक सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएंगी। सीएम ने कहा कि 5 से 14 फरवरी 2022 तक होने वाले इन खेलों में 25 प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें देश भर से लगभग 10,000 खिलाड़ी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि 25 में से 20 खेल ऐसे हैं जो पहले से आयोजित किए जा रहे हैं और इसके अलावा इस बार 5 प्रादेशिक खेल भी जोड़े गए हैं। 5 प्रादेशिक खेलों में पंजाब का गतका, मणिपुर का थांगता, केरल का कलारीपयट्टू और महाराष्ट्र का मलखंब और योगासन शामिल है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपको बता दें 5 फरवरी से 14 फरवरी तक का यह आयोजन यहां पर होगा और इसमें तमाम देश भर के जो यूथ है वो इसमें भाग लेने वाले हैं। करीब 10,000 बताया जा रहा है कि खिलाड़ी जो हैं यूथ इसमें भाग लेंगे। पंचकूला के ये ताऊ देवीलाल स्टेडियम में खेलो इंडिया का कार्यक्रम आयोजित होगा। तो इसको लेकर सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसको लेकर समीक्षा भी की जा रही है। तैयारियों को लेकर अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी इसका आयोजन होगा। तमाम जगहों पर बताया जा रहा है कि इसका आयोजन किया जाएगा। तो देश भर के खिलाड़ी इसमें आएंगे, इसमें हिस्सा लेंगे और साथ ही बता दें खेलो इंडिया में 25 तरह के खेल होंगे और साथ ही कुछ इसमें और खेल भी इसमें जोड़े जा रहे हैं। तो वो भी आपको बता देती कौन कौन से वो खेल हैं जो जोड़े जाएंगे। बताया जा रहा है कि कुछ प्रादेशिक खेल हैं, 5 प्रादेशिक खेल वो इसमें जोड़े गए हैं। तो इसमें जो प्रादेशिक खेल है यानी कि जो हर राज्य के जो मुख्य खेल होते हैं उनमें से 5 कुछ ऐसे हैं जो इसमें इस बार जोड़े गए हैं। तो इस बार कुछ खास होगा। आपको बता दें खेलो इंडिया पंजाब का इसमें गतका शामिल किया गया है, मणिपुर का थांगता और केरल का कलारीपयट्टू ये इसमें शामिल किया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र से भी एक खेल जो उनका प्रादेशिक खेल है योगासन और मलखंब ये भी इसमें शामिल किया गया है। इस बार का जो खेलो इंडिया कार्यक्रम जो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है हरियाणा को मेज़बानी के लिए मिला है। तो इसके लिए पहले तो मैं भारत सरकार का, हमारा जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री जी सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारी इस प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार किया और खेलो इंडिया जो है मेज़बानी करने का हमको अवसर मिला। इससे पहले 3 बार हो चुका और ये चौथा खेलो इंडिया का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसकी तिथियां पहले नवंबर के लिए तय हुआ था, लेकिन इस कोविड के कारण से हमने भी प्रार्थना की और केंद्र सरकार ने जो इस पर सारा जिसको कहना चाहिए कि नज़र रखे हुए उन्होंने भी सुझाव दिया कि इसको हम थोड़ा लेट करें। तो अब ये तिथियां जो नई सिरे से तय हुई हैं 5 फरवरी से 14 फरवरी, ऐसा ये समय इसका तय हुआ है। सारे देश भर के लगभग 10,000 के आसपास पार्टिसिपेंट्स इन खेलों में आएंगे। जो अभ्यागत हैं, जो स्पेक्टेटर्स है, ऑडियंस है, वो इसके अलग होगी, लेकिन हमें 10,000 लोगों की तो यहाँ ठहरने की व्यवस्था उनकी सबकी करने का अपना कार्य। अगर मैं उसमें आंकड़े के नाते आपको मैं बताऊं तो खेलों का हमारा 2014-15 का जो बजट है वो 151 करोड़ रुपया था, जो बढ़कर के 21-22 में 394 का हो गया, यानी डबल से भी ज़्यादा हुआ। तो इसलिए ये जो खेलों के बजट को हम हर साल बढ़ा रहे हैं, आवश्यकता के हिसाब से जितनी जितनी आवश्यकता होगी, जितना जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब में लगातार बढ़ाएंगे। और न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी सुविधाएं, जैसे नर्सरीज़ हैं, हमने पहले 500 नर्सरी कोविड से पहले हमारी चल रही थी, कोविड के दिनों में प्राय सब बंद हो गई थी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसान आंदोलन अब जल्द खत्म होगा। किसानों की मांगों को सरकार ने मान लिया है। एमएसपी को लेकर भी सरकार ने कमेटी बना दी है। किसानों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी बैठक की है। कृषि मंत्री ने इस दौरान विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी यह आंदोलन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा कर दी है और पार्लियामेंट से ये तीनों कृषि कानून समाप्त भी हो गए हैं और एमएसपी पर कमेटी बनाने की बात हो गई है।
कल भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने किसान नेताओं से चर्चा की थी कि जो उनकी बाकी मांगे हैं प्रदेश स्तर की, उनके बारे में चर्चा हुई है। और क्योंकि ये किसान नेता भी हैं, ये किसी एक झंडे या एक नेता के नीचे नहीं है, तरह तरह के संगठन इसमें जुड़े हुए हैं। कुछ चर्चाओं करके मुझे लगता है कि अब इस आंदोलन का कोई औचित्य रहा नहीं। इस चीज़ को जनता भी समझती है, किसान नेता भी समझते हैं, देशवासी भी समझते हैं, और इनकी जो मांगे हैं सरकार मानने को तैयार रहती ही है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि किसान आंदोलन हमने अपने जीवन काल में बहुत देखे। हमारे पूर्ववर्ती सरकारों में हरियाणा के अंदर बहुत सारे आंदोलन हुए, कोई 4 दिन चला, कोई 10 दिन चला, कोई 15 दिन, कोई महीना। ऐसा कोई आंदोलन नहीं है जिसमें पुलिस की गोलियां न चलाई गई हो, ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ जिसमें लोगों की जान ना गई हो। लेकिन हमारा जो भाव था किसानों के प्रति, कि यही था हमारा भाव कि हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे आदरणीय हैं। हमने पूरा, सरकार ने और जो पुलिस के बलों ने पूरा संयम दिखाया, और पूरा साल होने के बावजूद ये पहला इतना बड़ा आंदोलन है जो एक तरह से जिसने सरकार की संयम की परीक्षा ली। विपक्षी दलों की कोशिश रही कि भी इसमें उपद्रव फैले, लेकिन वो नहीं फैला, और ये सभी जनता भी इस चीज़ को देख रही है, किसान नेता भी देख रहे हैं, और हर तरह से हमने पूरा साल झुक के नम्रता से किसानों की बातों को सुना है। 3 कृषि कानून रद्द होने के बावजूद झज्जर के टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन लगातार जारी है। एमएसपी की मांग ने किसानों को बॉर्डर पर रोके रखा हुआ है। टीकरी बॉर्डर पर किसानों ने एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने बहादुरगढ़ के पकौड़ा चौक से प्रदर्शन शुरू कर टीकरी बॉर्डर के आंदोलन मंच तक मार्च निकाला। इस दौरान किसानों ने किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। किसानों का कहना है कि एमएसपी किसानों की जरूरी मांग है, और जब तक सरकार एमएसपी को लेकर कानून नहीं बनाती है तब तक आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। साथ ही सरकार को आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिवारों को मुआवजा भी देना होगा। तीनों काले कानून वापस लिए तो लोगों ने सोचा हम जीत गए, जबकि राष्ट्रपति के साइन भी नहीं हुए थे। राष्ट्रपति के साइन भी परसों हुए हैं, वो तब जाके कानून वापस हुआ है। उसके बाद लोगों ने एक उतावलेपन में कि हम चलेंगे, हो गया, जीत गए। लेकिन एमएसपी गारंटी कानून तो हमारा 1984 से चल रहा है, ये प्रोग्राम 82 से, कि एमएसपी पे हमें गारंटी कानून चाहिए। इन्होंने क्या किया, वो बूढ़ी, एक कहावत है, एक बुढ़िया गुड़ की डली मांग रही थी, उसके बच्चे ने उठा के उसको टांड पे बैठा दिया कि वो गुड़ की डली को भूल जाए, और वो कहे मेरे को नीचे उतार दे। तो किसान तो एमएसपी मांग रहे थे, एमएसपी पे कानून इन्होंने उठा के लाद दिया कि ये इसको भूल जाएंगे। अंबाला में पिछले 1 महीने से लगातार पंडित केदारनाथ अस्पताल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा लोगों के ई श्रमिक कार्ड निःशुल्क बनाए जा रहे थे। अंबाला के बलदेव नगर इलाके में मेयर शक्ति रानी शर्मा ने लोगों को ई श्रमिक कार्ड बांटे। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने इस दौरान लोगों से अपील की है कि जो लोग रह गए हैं वे अपने ई श्रमिक कार्ड अवश्य बनवाएं। उन्होंने बताया कि जिन लोगों की आय 1,80,000 रुपए से कम है वे इस कार्ड का लाभ ले सकते हैं। ये सरकार की स्कीम है। आने वाले समय में इस कार्ड को परिवार पहचान पत्र के साथ लिंक भी किया जाएगा, और इसीलिए लोग इस कार्ड को अवश्य बनवा लें। उन्होंने कहा कि कार्ड आगे भी काम आएगा। पिछले 1 महीने से हम ई श्रमिक कार्ड बना रहे हैं सबके लिए, और मैं रिक्वेस्ट भी करती हूँ सबसे कि जिनके नहीं बने हैं तो वो प्लीज़ अपने ई श्रमिक कार्ड बनवाएं। आगे जाके बहुत फ़ायदा होगा इसका, और ये आगे भी लिंक किए जाएंगे। आपके जैसे फैमिली आईडीज़ हैं, सबके साथ इसका लिंक होगा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने ई श्रमिक कार्ड बनवाएं, और जिनके बने थे तो उनके आज अपनी डिस्ट्रीब्यूशन करें। लोग अवेयर नहीं है इसके प्रति। जी हाँ, मैं आपके माध्यम से लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि जिनकी भी 1,80,000 से कम आय है वो अपना कार्ड बनवा सकते हैं, चाहे कोई रेडी वाले हैं, फड़ी वाले हैं, शॉपकीपर्स हैं, सफाई करने वाले हैं, या कोई भी छोटे काम जिनके करते जिनकी आय कम है
वो ई श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं। आगे भी बनते रहेंगे क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है और जब तक ये आते रहेंगे लोग तब तक ये कार्ड बनते रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मौके पर आयोजित शिल्प मेले में देश भर के शिल्पकार जुड़े हैं और कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर तट पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डीज शिल्पकार अपनी शिल्प कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। सहारनपुर से मोहम्मद इमरान पिछले 20 से 25 सालों से शिल्प मेले में पहुंच रहे हैं। मोहम्मद इमरान को कारीगरी के लिए राष्ट्रीय अवार्ड तक मिल चुका है। लकड़ी पर की गई उनकी कारीगरी के काम की धूम विदेशों में भी है। वो कई देशों में ट्रेनी शिल्पकारों को ट्रेनिंग देने के लिए जाते रहते हैं। वहीं मूर्ति शिल्पकला की थीम महाभारत, पवित्र ग्रंथ गीता और आजादी का अमृत महोत्सव होगी। 6 महीने लग जाते हैं, लेकिन उसमें कारीगर के पास जो बंदे होते हैं वो भी शॉल बनाते हैं। वो आपस में मिलजुल के सब शॉले बनाते हैं। यही कुछ आसपास 2, 3, 4, 5, 6 लाख का माल तैयार हो जाता है। एक एग्जीबिशन के लिए हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। फिर अगर मैं खुद की बात करूं तो मैंने 45 ग्राम की शॉल बनाई है। तो अगर मैं कारीगर की बात करूं तो वो तो माशाल्लाह मोस्ट इंटेलेक्चुअल है। उनके पास बहुत सारे तरीके हैं बनाने के, तो डिपेंड करता है कारीगर के हाथ। एक तरफ गुरुग्राम में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ बाजारों में लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। अधिकांश लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के बाजार में घूम रहे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी साफ कर चुके हैं कि ऐसे लोगों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम पुलिस और नगर निगम की टीम भी कमर कस चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर लोगों में कब जागरूकता आएगी। देश में ओमिक्रॉन के दस्तक के बाद से ही कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की बात करूं या फिर स्वास्थ्य विभाग की बात करूं, कहीं ना कहीं वो सख्ती में नज़र आ रहा है, लेकिन जो लोग हैं वो लापरवाह नज़र आ रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के सदर बाज़ार, जहां लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। और साफ तौर पर जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की लोगों से यही अपील है कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। जिस तरीके से मैं बात करूँ, कोरोना के जो मामले थे वो बढ़े थे और एक के बाद एक जिस तरीके से अन्य जिलों के मुकाबले गुरुग्राम की मैं बात करूं 12 से 15 जो मामले प्रतिदिन कोरोना के बेर है। तो एक तरफ जहां ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है देश में, और दूसरी तरफ जो गुरुग्राम की खासतौर पे मैं बात करूं जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं अभी भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। हालांकि जो गुरुग्राम पुलिस की जो टीम है वो सदर बाजार में तैनात ज़रूर है, लेकिन लोग जो है अभी भी जो है लापरवाह नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से थर्ड वेव की बात कही जा रही है, कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट है उसके दस्तक देश में होंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। कहने के लिए गुरुग्राम साइबर सिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग अपनी जिम्मेवारी को भूल रहे हैं और ऐसे में लापरवाही बरत रहे हैं। लेकिन अब देखना यह भी होगा कि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग या फिर जिला प्रशासन द्वारा अपील की जा रही है, लोग उसको कितना एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरी तरफ जिस तरीके से मैं बात करूं, आए दिन जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग लापरवाह हैं। अब देखना ये होगा कि स्वास्थ्य विभाग की जो अपील है उस पर लोग कितना खरे उतरते हैं। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज़। देश में कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए पलवल में स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां कर ली हैं। सिविल हॉस्पिटल में नई तकनीक के साथ कोरोना जांच के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट लैब बनाई गई है। लैब का काम लगभग पूरा हो चुका है और जल्दी इसे शुरू किया जाएगा। लैब बनाए जाने से सबसे ज्यादा फायदा पलवल स्वास्थ्य विभाग को होगा। लैब नहीं होने के चलते पहले सैंपल जांच के लिए दिल्ली या नूह के नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में भेजे जाते थे, जिसकी रिपोर्ट आने में 2 दिन लग जाते थे, लेकिन अब करीब 2 घंटे के अंदर ही आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट मरीज को मिल जाएगी। पहली और दूसरी लहर से सबक लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जिले में 120 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की है। मुख्य सिविल सर्जन की माने तो अब करीब 1700 सैंपल लिए जा रहे हैं। सिविल सर्जन ने अधिकारियों के साथ अस्पताल में तैयारियों का जायजा लिया और सुविधाओं की जानकारी ली। फरीदाबाद में यूरिया की सप्लाई समय पर नहीं होने के चलते किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। डिमांड और सप्लाई में फर्क आने की वजह से जो यूरिया खाद की रैक आई थी वो 29 नवंबर को ही खत्म हो गई है। उसके बाद से अभी तक किसानों को यूरिया उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। किसान खाद सेंटर पर पहुंचकर यूरिया की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन वहां से मायूस होकर उन्हें लौटना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि खाद सेंटर पर पिछले कई दिनों से यूरिया खाद खत्म हो चुकी है, लेकिन सेंटर संचालक ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि कब तक दोबारा से खाद आएगी। वहीं खाद सेंटर संचालक का कहना है कि खाद की जो रैक उनके पास आई थी वो खत्म हो चुकी है। अगली रैक जब भी आएगी किसानों को यूरिया दे दिया जाएगा।
मैं यहाँ पे यूरिया लेने आया हूँ, अभी 2-3 दिन पहले भी आया था। तब ये बोल रहे थे कि 2-3 दिन बाद यूरिया आ जाएगा, अभी है नहीं। अभी आया हूँ, अभी भी ये बोल रहे हैं कि जी अभी है नहीं, 2-3 दिन बाद आ जाएगा। अच्छा। बट अभी इन्होंने मना कर दिया है और ये यूरिया की जगह एक इतनी बड़ी लिक्विड की बोतल दिखा रहे हैं। नैनो यूरिया। हाँ, नैनो यूरिया बोल रहे हैं उसको, और बोल रहे हैं कि उसको ले जाइए, वो यूरिया का काम करेगा। अच्छा। बट मेरा मानना ये है कि यूरिया की जगह वो नहीं ले सकता है। अच्छा। हाँ जी। तो कब तक बोला है, कब तक वो अवेलेबल हो जाएगी? ये तो 2-3 दिन पहले आए थे, तब भी यही बोल रहे थे कि 2-3 दिन में आ जाएगा। अब आए हैं, अब ये भी बोलेंगे 2-3 दिन में आ जाएगा। हम आगे 2-3 दिन बाद भी आएंगे, मुझे पता है, तब भी यही बोलेंगे 2-3 दिन में आ जाएगा। यूरिया खाद लेने के लिए आए हैं यहाँ पे, पर यहाँ पे खाद ही नहीं है जी। तो क्या कहा संचालक ने? संचालक कहते हैं कि लिक्विड वाला ले लो। अच्छा। वो भी यही काम करेगा। अच्छा। पर हमें चाहिए दानेदार यूरिया। मनरेगा के तहत काम करने वाले 60 से 70 मजदूरों ने पिछले 5 महीने से वेतन न मिलने से खफा होकर बीडीपीओ कार्यालय पर पहुंचकर जमकर बवाल काटा। इस दौरान मजदूरों ने ग्राम सचिव के खिलाफ नारेबाजी भी की। मजदूरों का आरोप है कि ग्राम सचिव रुका हुआ वेतन जारी करने के एवज में 25% रिश्वत की मांग कर रहा है। बीडीपीओ सुमित चौधरी ने प्रदर्शन कर रहे मजदूरों को आश्वासन दिया कि जल्दी ही इस दिशा में कार्रवाई करते हुए वेतन जारी कर देंगे। मजदूरों ने बताया कि पिछले 5 महीने से मनरेगा के तहत यूनिसपुर के एक जोहड़ की खुदाई, सफाई और झाड़ आदि साफ करने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई वेतन जारी नहीं किया गया है। मजदूरों ने आरोप लगाया कि अपने वेतन के लिए जब वे संबंधित ग्राम सचिव से मिले तो उसने वेतन जारी करने के एवज में कथित तौर पर 25,000 रुपए की मांग कर दी। साहब खड़े हैं ना, आज तो साहब ना खड़ा ना, बस मेरी टीम 2 लोगों की यही साथ भेजूंगा। ठीक है सर। ग्राम सचिव और नरेगा। ठीक है सर। ठीक है। अगर जो वो पेमेंट इन गरीब लोगों की पेमेंट हो जाती फतेहाबाद में रतिया कॉलेज के छात्रों को इन दिनों काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रतिया के बस स्टैंड से लेकर केटी और महिला कॉलेज तक बस सेवा की कमी होने के चलते छात्राओं को बसों में लटक कर सफर करना पड़ता है। छात्र अपनी जान जोखिम में डालकर रोजाना कॉलेज पहुंचते हैं। छात्रों का कहना है कि इसे लेकर वो कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक बार हंगामा करने पर बस सेवा बढ़ा दी जाती है, लेकिन बाद में बस कम कर दी जाती है और अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कॉलेज के गेट पर ताला लगा दिया जाता है और अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा। चरखी दादरी जिले के तिवाला गांव में चकबंदी का कार्य पूरा होने के बाद भी ऑनलाइन नहीं किया जा रहा है। गांव में सरपंच प्रतिनिधि की अध्यक्षता में हुई पंचायत में राजनीति के चलते चकबंदी ऑनलाइन नहीं होने का आरोप लगाया गया है। साथ ही निर्णय लिया गया कि गांव की चकबंदी को ऑनलाइन करवाने के लिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मुलाकात की जाएगी। बता दें कि पिछले दिनों सरकार के आदेश पर गांव तिवाला में राजस्व अधिकारियों के द्वारा चकबंदी का कार्य पूरा किया गया था। बावजूद इसके चकबंदी को ऑनलाइन नहीं किया गया। हालांकि कुछ ग्रामीणों ने चकबंदी प्रक्रिया पर सवाल भी उठाए और प्रशासन से मिलकर रोक लगाने की मांग की गई थी। वहीं गांव तिवाला में सरपंच प्रतिनिधि जगजीत सिंह की अध्यक्षता में हुई पंचायत में निर्णय लिया कि अधिकांश ग्रामीण और किसान चकबंदी प्रक्रिया से संतुष्ट हैं और चकबंदी को ऑनलाइन होने से काफी फायदा मिलेगा। कहते हैं कि समय किसी के लिए रुकता नहीं और समय के साथ जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। काम की भागदौड़ में बहुत से पुराने रास्ते भूल जाते हैं, लेकिन हिसार के एक रिटायर्ड सेना अफसर ने अपनी 68 साल पुरानी उधारी अब चुकाई है। दरअसल 85 वर्षीय बीएस उत्पल सेवानिवृत्ति के बाद अपने बेटे के पास अमेरिका चले गए थे और इसके बाद उनका भारत कभी आना नहीं हो पाया, लेकिन हाल ही में वो हिसार लौटे और यहाँ पहुंचकर सबसे पहले हिसार के मोती बाजार स्थित दिल्ली वाला हलवाई की दुकान पर गए और इस दुकान को विनय बंसल संभालते हैं, लेकिन ये दुकान उनके दादाजी शंभू दयाल बंसल ने शुरू की थी। उस समय बीएस उत्पल स्कूल में पढ़ते थे और अक्सर इस दुकान से दही पेड़े खाया करते थे। उन्होंने विनय को बताया कि 1954 में उन्होंने उनके दादा शंभू दयाल बंसल से 28 रुपए की उधारी की थी, जिसको चुकाने के लिए वो अमेरिका से आए हैं।
गोहाना के भैंसवाल कला गांव में एक ग्रामीण की ईंटों से पीट कर हत्या कर दी गई है। ग्रामीण का शव अर्धनग्न हालत में गांव में लाठ के मार्ग पर तालाब के पास मिला है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार गांव भैंसवाल कला निवासी 40 वर्षीय जितेंद्र उर्फ काला का अर्धनग्न हालत में शव तालाब के पास पड़ा दिखा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जितेंद्र के मुंह पर ईंटों से वार किया गया है। उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जितेंद्र के बच्चे रोहतक रहते हैं, जबकि माता पिता छत्तीसगढ़ में रहते हैं। मृतक जितेंद्र पर लूट, हुड़दंगबाजी, अवैध हथियार हत्या के 7 मुकदमे दर्ज हैं। रादौर के सहारनपुर कुरुक्षेत्र हाईवे मार्ग पर बकाना मोड़ के पास उस वक्त चीख पुकार मच गई जब सड़क पार कर रहा एक साइकिल सवार को तेज रफ्तार ट्रॉला ने कुचल दिया। ट्रॉला की चपेट में आने से साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना में साइकिल सवार व्यक्ति की एक बाजू शरीर से अलग हो गई है। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना तुरंत एम्बुलेंस को दी है, जिसके बाद सरकारी अस्पताल की एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सकों के द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद घायल व्यक्ति को यमुनानगर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करनी शुरू कर दी है। कैथल महिला एसआई से दुष्कर्म करने के मामले में वांछित आरोपी को सीआईए पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को भागने में मदद करने वाले एक अन्य आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि महिला एएसआई की दी गई शिकायत के मुताबिक साल 2016 में वो आरोपी से मिली। आरोपी ने उससे शादी की बात कही और नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। अपनी पत्नी और दोस्त के साथ मिलकर उसे प्रताड़ित किया और उसे जान से मारने की धमकी दी। देखिए, इसके खिलाफ एएसआई बबीता, जो कि हमारे कैथल पुलिस में कार्यरत है चीका थाने में, उन्होंने एक मुकदमा 10/11/21 को संदीप गढ़ी के खिलाफ 376, 377, 506, 380 आईपीसी व 25/54/59 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज करवाया था। तो हमने मुकदमा दर्ज करके इसमें एसआईटी एसपी साहब की तरफ से एसआईटी गठित की गई थी, जिस एसआईटी को मैं हेड कर रहा हूं। तो इसको आज सुबह 3 बजे मुंबई में पकड़ा गया था। रमी गेस्ट हाउस है, वहाँ होटल है एक, उनसे पकड़ा गया। और फिलहाल इसी के साथ 22 जिले 22 खबरों में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।